के इस नए लेक्चर में या कह लें आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने वाले हैं जो सुनने में तो व्याकरण का एक बहुत ही ट्रेडिशनल सा टॉपिक लगता है। बिल्कुल। अक्सर स्टूडेंट्स इसे एक भारी भरकम बोझ मान लेते हैं। हाँ, मतलब बचपन से हमने परिभाषाएं रटी हैं इसकी, पर आज हम जो शोध सामग्री लाए हैं, जो डिटेल्ड नोट्स और चार्ट्स हमारे सामने हैं, उन्हें देखने के बाद मेरा तो नजरिया ही बदल गया। सही कहा आपने। और आज का हमारा वो टॉपिक है अलंकार, बेसिकली काव्य के आभूषण। एग्जैक्टली। और आज हमारा मिशन सिर्फ इन किताबी परिभाषाओं को रटना नहीं है दोस्तों। आज हम ये समझेंगे कि कवि का लेखक अपनी भाषा में जादू कैसे पैदा करते हैं। मतलब अगर हम इस अलंकार शब्द को ही डिकोड करें ना, तो ये अलम और कार से बना है। अलम यानी आभूषण और कार यानी सजाने वाला। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे किसी पार्टी में जाने से पहले हम सजते संवरते हैं, राइट, ताकि हम अच्छे दिखें। वैसे ही एक साधारण से विचार को एक ऐसा पहनावा दे देना कि वो सीधे श्रोता के दिमाग में बस जाए, वही अलंकार है। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। और मजे की बात ये है कि इस सुंदरता को व्याकरण के आचार्यों ने महज कोई ऊपरी दिखावा नहीं माना है। हमारे जो नोट्स हैं उनमें आचार्य दंडी का एक बहुत ही शानदार कोट है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। हाँ, इसका मतलब? इसका सीधा सा अर्थ है कि वो तत्व जो कविता में शोभा या चमत्कार पैदा करते हैं वही अलंकार है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आचार्य केशवदास के नोट्स देखें तो वो कहते हैं कि अलंकार कविता का अनिवार्य गुण है। अनिवार्य मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधे कोट पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य का मतलब है कि अगर आप कविता से अलंकार हटा देंगे तो वो सिर्फ शब्दों का एक सूखा ढांचा रह जाएगी। अलंकार वो टूल है जो साधारण सी सूचना को एक इमोशनल एक्सपीरियंस में बदल देता है। क्या बात है! मतलब ये भाषा का कोई एक्स्ट्रा लगेज नहीं है, बल्कि भाषा को जिंदा करने का एक विज्ञान है। बिल्कुल। तो चलिए फिर अर्थ की गहराइयों में जाने से पहले जरा शब्दों वाले चमत्कार पर बात करते हैं, जिसे हमारे चार्ट्स में शब्दालंकार कहा गया है। हाँ, शब्दालंकार, जहाँ चमत्कार सिर्फ शब्द की बनावट और आवाज के जादू से होता है। राइट। और इसमें एक बहुत ही फेवरेट अलंकार है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, अनुप्रास अलंकार। मतलब चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। बहुत ही क्लासिक उदाहरण है ना? अब अगर मैं इसका लॉजिक देखूं तो यहाँ च वर्ण का जो दोहराव है वो भाषा में अचानक से एक रिदम बना देता है। इंसानी दिमाग को वैसे भी पैटर्न बहुत पसंद आते हैं। एग्जैक्टली। साइकोलॉजी भी यही कहती है। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आता है जिससे सुनने में मजा आता है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा और डीप जाना होगा। इसके कई भेद होते हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास और एक जो बहुत ट्रिकी है वो है लाटानुप्रास। यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं। लाटानुप्रास, अगर अनुप्रास में अक्षर रिपीट होते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें पूरी की पूरी पंक्ति या वाक्य ही रिपीट हो जाता है। शब्द वही रहते हैं, अर्थ भी मूल रूप से वही रहता है, बस कहने का लहजा या एक छोटा सा कॉमा सब बदल देता है। कोई उदाहरण? हाँ, सुनिए। पहली पंक्ति है, उसे रोको मत जाने दो, और दूसरी है, उसे रोको मत जाने दो। अरे वाह! मतलब शब्द बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम, बस एक ठहराव, एक कॉमा ने पूरा गेम पलट दिया। पहले में हम उसे जाने दे रहे हैं और दूसरे में हम कह रहे हैं कि हर हाल में रोक लो। सीरियसली, ये तो भाषा का पूरा आर्किटेक्चर ही बदल गया एक पॉज से। लेकिन एक क्रॉस क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। जी पूछिए। अगर एक ही शब्द दो बार आए जी, लेकिन कॉमा वामा का चक्कर ना हो, बल्कि हर बार उस शब्द का मतलब ही पूरी तरह बदल जाए, तो क्या वो भी अनुप्रास होगा? बहुत ही लॉजिकल सवाल है और जवाब है नहीं। जब एक शब्द जोड़े में आए और हर बार अर्थ अलग हो तो हम यमक अलंकार में आ जाते हैं। अच्छा, यमक? हाँ, जैसे वो बहुत फेमस उदाहरण है ना, काली घटा का घमंड घटा। हाँ, यहाँ घटा शब्द दो बार है। पहली घटा मतलब बादल और दूसरी घटा मतलब कम होना। एग्जैक्टली। और वो कनक कनक ते 100 गुनी वाला भी इसी का है, जहाँ एक कनक सोना है और दूसरा धतूरा। हाँ, ये तो एग्जाम्स में अनगिनत बार पूछा गया है। बिल्कुल। और इसी से एक कदम और आगे जाएं तो आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। चिपकना मतलब अर्थ चिपके हुए हैं। हाँ, शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अंदर कई सारे अर्थ चिपके होंगे। जैसे नोट्स में एक बहुत प्यारा उदाहरण है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ओके, तो यहाँ सुबरन शब्द है। राइट।
अब देखिए, कवि के लिए सुबरन का मतलब है सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए इसका मतलब है सुंदर रूप रंग, और चोर के लिए सुबरन का मतलब है सोना यानी स्वर्ण। माइंड ब्लोइंग, मतलब एक तीर से तीन शिकार। मुझे रहीमदास जी का वो दोहा याद आ रहा है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। पानी का अर्थ मोती के लिए चमक है, इंसान के लिए इज्जत है, और आटे के लिए जल है। तो दोस्तों, ये तो था शब्दों का खेल। लेकिन चलिए अब थोड़ा श्रोता के साथ माइंड गेम खेलते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम बोलते कुछ हैं और हमारा इंटेंशन कुछ और होता है, हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत होता है ऐसा। और सामने वाला जानबूझकर उसका गलत मतलब निकाल लेता है। इसे व्याकरण की भाषा में वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्र मतलब टेढ़ा और उक्ति मतलब कथन, टेढ़ी बात। मतलब दोस्तों के बीच का जो व्यंग्य या सरकाज़म होता है। एग्जैक्टली। श्रोत में इसका एक बहुत बढ़िया पौराणिक उदाहरण है। भगवान कृष्ण दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से राधा जी पूछती हैं, कौन तुम? तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? वो कहते हैं, मैं घनश्याम। अब घनश्याम कृष्ण का ही नाम है, लेकिन राधा जी मजे लेने के लिए इसका अर्थ निकालती हैं काले बादल, और कहती हैं, तू बरसों के जाए। मतलब अगर काले बादल हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं जाके बरसो। हाँ, ये तो एकदम आज के टाइम की रोस्टिंग हो गई हो। मतलब मैं तो अपना नाम बता रहा हूँ और तुम मुझे ही चिढ़ा रहे हो। बिल्कुल। और एक और फीलिंग होती है जहाँ इंसान इतना इमोशनल हो जाता है कि ग्रामर व्रामर सब भूल जाता है। जैसे? जब बहुत गुस्सा आए या घिन आए, हाँ, तब हम बस एक ही शब्द बार बार बोलते हैं, जैसे छी, छी या हरे हरे। इसे वीप्सा अलंकार कहते हैं। इसमें बस घृणा, आदर या विस्मय के कारण शब्दों का दोहराव होता है। चलिए, ये तो हो गया शब्दालंकार और वक्रोक्ति। अब बात करते हैं कविता की असली आत्मा की, यानी अर्थालंकार। हाँ, जहाँ अर्थ में गहराई होती है। राइट। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे हम बोलते हैं झील सी गहरी आंखें, कवियों को हर चीज की तुलना करने का इतना शौक क्यों होता है? मतलब सीधे बोल दो ना कि आंखें बहुत सुंदर हैं। ये बहुत गहरा सवाल है। बेसिकली इंसानी दिमाग किसी भी नई या अमूर्त चीज को तब तक फील नहीं कर सकता जब तक उसे किसी जानी पहचानी चीज से ना जोड़ा जाए, और इसी जरूरत को पूरा करता है उपमा अलंकार। अच्छा, उपमा मतलब तुलना करना। जी, और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 4 अंग होते हैं। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। पहला है उपमेय। उपमेय मतलब जिसकी बात हो रही है। बिल्कुल, जैसे झील सी गहरी आंखें में आंखें उपमेय हैं। दूसरा है उपमान, जिससे तुलना की जा रही है। तो वो झील हो गया। एग्जैक्टली। तीसरा है वाचक शब्द, जो तुलना करवाता है, जैसे सा, सी, सम। और चौथा है समान धर्म, वो क्वालिटी जो दोनों में है, जैसे यहाँ गहरी होना। समझ गया। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। नोट्स में एक और फैक्ट है कि महाकवि कालिदास को उपमा अलंकार का सबसे बड़ा मास्टर माना जाता है। बिल्कुल, उनकी उपमाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। लेकिन मेरा एक तार्किक सवाल है। मान लीजिए मैं तुलना करना ही नहीं चाहता, मैं चांद सा मुख नहीं कहना चाहता, मैं सीधे कह दूं कि मुखी चांद है, तो क्या होगा? अरे वाह, आपने तो सीधे रूपक अलंकार की परिभाषा दे दी। रूपक? हाँ, जहाँ उपमेय और उपमान का भेद खत्म हो जाए, अभेद आरोप, कोई सा या सी नहीं। जैसे सूरदास जी का बहुत प्यारा पद है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मतलब चांद के जैसा खिलौना नहीं, मुझे तो वो चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए। एकदम सही पकड़ा। यहाँ तुलना नहीं है, डायरेक्ट आइडेंटिटी है। क्या बात है। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जहां दिमाग सच में चकरा जाता है। मतलब परीक्षाओं का सबसे ट्रिकी हिस्सा, जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मार्क्स खोते हैं। आप संदेह और भांतिमान की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं उत्प्रेक्षा अलंकार का जिक्र कर दूं, जहां संभावना जताई जाती है और पहचानने के लिए मानो, जानू, मनोह जैसे शब्द आते हैं। हाँ, ये तो स्टूडेंट्स रट लेते हैं। लेकिन असली कंफ्यूजन, जैसा आपने कहा, संदेह और भ्रांतिमान में होता है। यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं। दोनों में भ्रम है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। तो दोस्तों, इसको मैं एक बहुत ही रोजमर्रा की एनालॉजी से समझाता हूं। मान लीजिए आप रात में कहीं जा रहे हैं, अंधेरा है और सामने एक रस्सी पड़ी है। अब संदेह अलंकार वो सिचुएशन है जहां आप उस रस्सी को देखकर ठिठक जाते हैं और सोचते हैं, यार ये रस्सी है या सांप। हाँ। मतलब आपका डाउट बना हुआ है, आप क्लियर नहीं है। जैसे वो लाइन है ना, ये काया है या शेष उसी की छाया। बहुत बढ़िया। लेकिन भ्रांतिमान अलंकार वो है जब आप उस रस्सी को 100% सांप समझ लेते हैं।
आपको कोई डाउट नहीं है, हाँ। आपने उसे सांप मान लिया और पास पड़ा एक डंडा उठाकर उस पर मार दिया। मतलब निश्चयात्मक स्थिति। क्या बेहतरीन तरीके से आपने समझाया है। वाकई भ्रांतिमान में भ्रम पक्का हो जाता है। जैसे नोट्स में उदाहरण है, चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे दौड़ता है। मतलब चकोर को डाउट नहीं है, वो 100% श्योर है कि वो चांद है। एग्जैक्टली। संदेह में दुविधा बनी रहती है कि रस्सी है कि सांप, और भ्रांतिमान में एक्शन हो जाता है। चलिए, इंसान के भ्रम की तो बात हो गई। अब उन कवियों की बात करते हैं जो सीधे लॉजिक और फिजिक्स को चुनौती दे देते हैं। मतलब साइंस कहता है कि कॉज एंड इफेक्ट होता है, बिना कारण के काम नहीं होता, बिना आग के धुआं नहीं उठता। लेकिन साहित्य में ऐसा होता है, और उसे हम कहते हैं विभावना अलंकार। विभावना जी। जहां बिना कारण के ही काम हो जाए। जैसे तुलसीदास जी की लाइन है, बिनु पद चलें सुने बिनु काना। मतलब बिना पैरों के चल रहा है और बिना कानों के सुन रहा है। ये तो जादू है। बिल्कुल। ईश्वर की शक्ति दिखाने के लिए कवि ऐसे चमत्कारिक अलंकारों का यूज करते हैं। तो क्या इसका उल्टा भी होता है? जैसे मान लीजिए कारण मौजूद है पर काम नहीं हो रहा। कोई स्टूडेंट दिन भर पढ़ाई कर रहा है, सारी किताबें हैं, पर रिजल्ट 0 आ रहा है। हाँ, बिल्कुल होता है। और उसे व्याकरण में विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। विशेषोक्ति। ओके। हाँ, इसका बहुत शानदार उदाहरण है नोट्स में। नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए। मतलब इंसान पानी के बीच खड़ा है फिर भी प्यास नहीं बुझ रही। सही। कारण है पर कारण नहीं हो रहा। और इसी के साथ एक और छोटा सा अलंकार है, विरोधाभास। कॉन्ट्रडिक्शन। जी। जिसे हम कहते हैं ना, मोहब्बत एक मीठा जहर है। अब जहर मीठा कैसे हो सकता है? हाँ। ये सिर्फ आभास है विरोध का, असल में विरोध नहीं होता। बहुत गहरी बात है ये। खैर, अब हम अपने सेशन के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो बात कर लेते हैं उन अलंकारों की जो कविता में एकदम हॉलीवुड वाले स्पेशल इफेक्ट्स डाल देते हैं। आप अतिशोक्ति की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अतिशोक्ति मतलब एग्जैजरेशन, बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलना कि लिमिट ही क्रॉस हो जाए। जैसे लहरें व्योम चूमने को उठी, अब लहरें आसमान थोड़ी चूम सकती हैं। सही बात है। लेकिन कवि उस डर या विशालता को फील कराना चाहता है। और इसी स्पेशल इफेक्ट्स वाली कैटेगरी में एक और टूल है, मानवीकरण। मतलब पर्सोनिफिकेशन, निर्जीव चीजों को इंसान बना देना। एग्जैक्टली। जैसे हंसती हुई हवा या रोते हुए बादल। हवा हंसती नहीं है, पर ऐसा कहने से नेचर हमारे बहुत करीब आ जाता है। और नोट्स में व्यतिरेक और प्रतीप का भी जिक्र है लास्ट में। हाँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। व्यतिरेक में उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बता दिया जाता है। मतलब अगर कोई कहे कि चांद तो तुम्हारे चेहरे के सामने फीका है, यहां चेहरा उपमेय, चांद उपमान से भी ऊपर कर दिया गया। अरे वाह, ये तो अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट हो गया। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन को अगर मैं समराइज करूं तो एक बात तो साफ है, अलंकार कोई भारी भरकम व्याकरण का बोझ नहीं है। ये हमारे सोचने, महसूस करने और खुद को एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही शानदार टूल किट है। बिल्कुल सही। और मैं तो स्टूडेंट से यही कहूंगी कि अगली बार जब आप कोई कैची एडवर्टाइजमेंट देखें, कोई रैप सॉन्ग सुने या किसी नेता का बहुत जोशीला भाषण सुने, तो ध्यान दीजिएगा, आपका दिमाग असल में किसी ना किसी अलंकार का ही मजा ले रहा होता है। एग्जैक्टली। मतलब हमारी रोजमर्रा की भाषा पहले से ही अलंकारों से भरी हुई है, बस हम नोटिस नहीं करते। और इसी के साथ दोस्तों, मैं आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर, अगली बार जब आप अपने किसी दोस्त को मजाक में गधा कहें, तो क्या वो रूपक अलंकार है जहां आपने इंसान और जानवर का भेद खत्म कर दिया है, या फिर वो बस एक अतिशयोक्ति है? हाँ, ये बहुत ही मजेदार सवाल है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।